ज्ञान बिंदु इकोनॉमी, इसमें है टॉपिक जनसंख्या। जनसंख्या विस्फोट के बारे में है और जनसांख्यिकी लाभांश के है। मानव संसाधन के आधार पर जनसंख्या, मानव संसाधन का आधार जनसंख्या है। जनसंख्या के आर्थिक पक्ष दो हैं, पहला है उत्पादक भाग और दूसरा है उपभोक्ता भाग। उत्पादन में भागीदारी लेते हैं और उपभोक्ता मांग के आधार पर इनका रहता है। जनसंख्या के मानव संसाधन के रूप में काम करने के लिए उत्पादक पक्ष अधिक एवं उपभोक्ता पक्ष कम होना चाहिए। कैसे? मानव संसाधन कब होगा जनसंख्या? जब उत्पादक अधिक होंगे और उपभोक्ता कम होंगे, तो इससे आय बढ़ेगा। तो इससे क्या मानव संसाधन होगा, यानी कि आय बढ़ेगा। आय वृद्धि में बचत एवं निवेश में वृद्धि होती है। इससे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि हो जाएगी। किंतु भारत में अधिक जनसंख्या की असमरण पाई जाती है, अर्थात जनसंख्या में उपभोक्ता का पक्ष तथा उत्पादक पक्ष होता है, यानी कि जनसंख्या में उपभोक्ता का पक्ष ज़्यादा होता है और जनसंख्या समस्या कब बनेगी और उत्पादक पक्ष कम होगा, तब ये समस्या हो जाएगी। यह जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। 2004 में उत्पादक अधिक हो जाएगा और उत्पादक कम हो जाएगा और उपभोक्ता ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जनसंख्या विस्फोट कहलाएगा। अब देखते हैं 2024 के आकलन के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या 145 करोड़ से अधिक हो गया। लगातार बढ़ती जनसंख्या चुनौती बनती जा रही है, जबकि बिहार जैसे राज्य की आबादी लगभग 19 करोड़ है, 19 प्लस ही है, 19 करोड़ से ज़्यादा है। जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य किसी स्थान विशेष में रहने वाले लोगों की एक निर्धारित समय में औसत जनसंख्या वृद्धि से है। भारत की जनसंख्या में सबसे प्रमुख विशेषता इसका विशाल आकार है। इस दृष्टि से में चीन के बाद विश्व में इसका स्थान दूसरा है। यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग निवास करते हैं। भारत में वर्ल्ड का 17.5% जनसंख्या निवास करते हैं। 1951 में भारत की आबादी 36 करोड़ थी। 2001 में 1 अरब से अधिक हो गया। 1951 में 36 करोड़ जनसंख्या था भारत का, जो 2001 में 1 करोड़ से अधिक हो गई थी। 2011 की जनसंख्या 121 करोड़ हो चुकी है। लगभग 70 वर्षों में हमारे देश की जनसंख्या करीब 4 गुनी बढ़ी है। इसी को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या विस्फोट ये दिखाता है। जनसंख्या विस्फोट के निम्नलिखित कारण हैं। देखते हैं क्या क्या कारण है। पहला है गरीबी, उसके बाद बेरोजगारी, फिर शिक्षा और स्वास्थ्य की निम्न स्थिति, महिला सशक्तिकरण की कमी या निम्न स्थिति, शिशु मृत्यु दर अधिक, पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखना और जलवायु कारक भी है। परिवार नियोजन कार्यक्रम की विफलता, अंधविश्वास, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था इत्यादि। अन्य जैसे कारण में क्या क्या है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम की विफलता भी है और अधिकांश अंधविश्वास भी है और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था इत्यादि भी कारण बनता है। यह सर्वविदित है कि गरीबी जनसंख्या वृद्धि का कारण और परिणाम दोनों है, क्योंकि गरीबों में अधिक बच्चे केवल उपभोग की इकाई नहीं बल्कि उत्पादन एवं आय की भी इकाई हैं।
इसका परिणाम यह होता है कि उपभोग में वृद्धि, बचत में कमी, निवेश में कमी, गरीबी में वृद्धि, खाद्य असुरक्षा, पोषण असुरक्षा, निम्न जीवन स्तर, ये सारे चीज़ हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण और परिणाम क्या हैं? तो पहले तो है कि क्योंकि गरीबों में अधिक बच्चों केवल उपभोग की इकाई नहीं बल्कि उत्पादक एवं आय की भी इकाई है। इसका परिणाम होता है कि उपभोग में वृद्धि हो जाता है, बचत में कमी हो जाती है और निवेश में भी कमी हो जाती है, गरीबी में वृद्धि हो जाती है, खाद्य असुरक्षा आ जाता है, पोषण असुरक्षा आ जाता है और निम्न जीवन स्तर व्याप्त हो जाता है। उपर्युक्त में जनसंख्या विस्फोट के व्यापक अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव हैं। तो इसका दो प्रभाव पड़ता है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव, जिसको देखते हैं। तो गरीबी एवं बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है, कल्याणकारी व्यय में वृद्धि हो जाती है, संसाधनों पर बढ़ता बोझ यानी कि संसाधन पर बोझ बढ़ जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा पर भार बढ़ जाता है, बुनियादी सुविधा पर भार बढ़ जाता है, कानून व्यवस्था की समस्या आ जाती है, अवशिष्ट प्रबंधन की समस्या आ जाती है, खाद्य एवं पोषण असुरक्षा आ जाती है, पर्यावरण संकट उत्पन्न हो जाता है और गरीबी का दुष्चक्र इत्यादि समस्या देखने को मिलती है। इस प्रकार नकारात्मक प्रभावों के कम करने के लिए जनसंख्या विस्फोट एवं वृद्धि को रोकने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। तो देखते हैं क्या क्या उपाय हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए उपाय: आर्थिक विकास करेंगे जिससे आय और रोजगार बढ़ेगा, बाल विवाह पर रोक लगाएंगे, महिला को सशक्तिकरण करेंगे, महिला सशक्तिकरण कर देंगे, सामाजिक विकास और शिक्षा और स्वास्थ्य में पहल तीव्र करेंगे, महिलाओं की आरक्षण व्यवस्था एवं कल्याणकारी योजनाओं में वृद्धि करेंगे, परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता फैलाएंगे, सामाजिक कल्याण बढ़ाएंगे, सामाजिक कल्याण में वृद्धि करेंगे और आंगनबाड़ी की भूमिका बढ़ाएंगे, पोषण ये सब पर काम करने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन भी करेंगे। इस तरह से उपाय है। उल्लेखनीय है कि जनसंख्या नियंत्रण एक राष्ट्रीय मुद्दा है। भारत सरकार की वर्तमान जनसंख्या नीति के अनुसार संपूर्ण देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार के प्रति लोगों को सजग हो रहे हैं, यानी कि लोग इसमें सुधार भी कर रहे हैं। अब देखते हैं, ये तो हो गया समस्या। अब देखते हैं जनसांख्यिकी लभ्यांश। जनसांख्यिकी लभ्यांश क्या है? तो जनसांख्यिकी लभ्यांश का अर्थ यह है कि किसी देश के आर्थिक वृद्धि यह तब होता है जब किसी देश के काम करने वाले लोगों की संख्या उनके ऊपर आश्रित लोगों की संख्या से ज़्यादा हो। क्या है कि जब किसी देश की आर्थिक वृद्धि तब तय होता है जब किसी देश के काम करने वाले की संख्या उनके ऊपर आश्रित लोगों की संख्या से ज़्यादा हो, यानी कि वही कार्यबल ज़्यादा हो, आश्रित लोगों की संख्या कम हो। तो यह आर्थिक विकास की क्षमता को निरूपित करता है। इससे बचत बढ़ती है, कार्यबल का विस्तार होता है, मानव पूंजी बढ़ती है, विकास की गति में वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अनुसार जनसांख्यिकीय लभ्यांश के अनुसार 15 से 59 आयु वर्ष के बीच को माना गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कार्यशील आयु के एज सीमा बताया गया है 15 से 64 वर्ष तक, एवं गैर कार्य जनसंख्या 14 से कम आयु वर्ग वाले, फिर 65 से अधिक वर्ग वाले को बताया गया है।
2021 के रिपोर्ट के अनुसार औसत 28 वर्ष है। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार देश का ये औसत कितना है, 28 वर्ष है। और इसी संदर्भ में बिहार के बात की जाए तो बिहार सबसे युवा राज्य की श्रेणी में है, जिसका औसत उम्र 22 वर्ष ही मात्र है। वहीं यूपी का 24.7 वर्ष है और केरल सबसे बुजुर्ग वर्ष है, 35.1 ईयर है। इसी प्रकार अमेरिका 38.38 वर्ष है, चीन का 40.1 वर्ष है, जापान का 47.7 वर्ष है, जर्मनी का 45.45 वर्ष है। के साथ वृद्धि हो रही जनसंख्या है। एक अनुमान के अनुसार भारत में जनसांख्यिकीय लभ्यांश की स्थिति वर्ष 2055 तक बना रहेगा, जब देश का औसत उम्र 37 वर्ष होगा। यानी कि 2055 तक बढ़ेगा और एवरेज एज कितना हो जाएगा, 37 वर्ष हो जाएगा। जनसांख्यिकीय लभ्यांश की स्थिति शर्तों के साथ देखते हैं तो क्या है, शिक्षा और रोजगार और स्वरोजगार के रूप में बांट के देखेंगे। तो शिक्षा, दक्षता और स्वास्थ्य में देखेंगे क्या हुआ है। तो नई शिक्षा नीति 2020 लाया गया है, इसमें दक्षता के साथ शिक्षा पर जोर दिया गया है। बिहार में व्यापक जिला में सुधार हुआ है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिली है, मोबाइल ऐप आधारित शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है, जैसे कि आस्था हो गया, दीक्षा हो गया, ई पाठशाला, ई शिक्षा कोष हो गया। बिहार में उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय मदद भी मिली है और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसे योजना भी क्रियान्वयन में है। इधर देखते हैं रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो स्टार्टअप इंडिया जैसी योजना है क्रियान्वयन में, स्टैंड अप है, मुद्रा योजना है, विश्वकर्मा योजना है, पीएम किसान संपदा योजना है, मत्स्य संपदा योजना है, मेक इन इंडिया है और मनरेगा जैसे योजना भी क्रियान्वयन में है। स्वरोजगार है और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम भी क्रियान्वयन में है। स्वास्थ्य सुधार के क्षेत्र में भी कार्य किया जा रहा है, जैसे कि आयुष्मान भारत कार्य योजना है, मिशन इंद्रधनुष है, ई संजीवनी है, टेलीमेडिसिन है, प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और महाविद्यालय की संख्या में वृद्धि की गई है। दक्षता में विकास हेतु कई सकारात्मक उपाय भी किए गए हैं, जैसे कि कौशल विकास योजना, 7 निश्चय योजना बिहार का है और प्रशिक्षु एक्ट है 1961 में संशोधन करके आईआईटी शिक्षा गुणवत्ता में सुधार किया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन स्टॉप स्कीम में सुधार, भाषा कौशल प्रबंधन अनुसंधान में सुधार इत्यादि किए जा रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा रोजगार बढ़ाने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। क्या क्या किए जा रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां महिलाओं को 35% आरक्षण दी गई है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, बिहार स्टार्टअप नीति है, औद्योगिक विकास के लिए उपाय किए गए हैं। राज्य में पर्यटन नीति लाया गया है, ग्रामीण विकास, परिवार विकास भी किया जा रहा है, रोजगार मेले का आयोजन किए जा रहे हैं। कृषि रोड मैप 1 से लेकर के 4 तक अभी कृषि रोड मैप 4 क्रियान्वयन में है। औद्योगिक कॉरिडोर का विकास आदि उल्लेखनीय है। इस प्रकार उपायों के साथ जनसांख्यिकीय लभ्यांश की स्थिति को अनेक सकारात्मक पक्ष हैं, जिसे निम्न डायग्राम में रेखांकित किया गया है। देखते हैं क्या है डायग्राम।
कम हो ही नहीं रहा है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार और शेयर बाजार में ये टोटल का भागीदारी है। फिर आय में वृद्धि के लिए है, बचत में वृद्धि होगा, महिला श्रमिक संख्या में वृद्धि की जाएगी, कृषि का विकास किया जाएगा, महिला सशक्तिकरण में वृद्धि किया जाएगा, निवेश में वृद्धि किया जाएगा, जीडीपी बढ़ेगा, रोजगार में भी वृद्धि होगी, मांग में भी वृद्धि होगी और सरकार की ओर से पूंजीगत निवेश में वृद्धि होगी। इस प्रकार सकारात्मक पक्ष के बावजूद जनसांख्यिकीय लाभांश के समक्ष सक्षम कई चुनौतियां और सीमाएं भी हैं, जिसे डायग्राम से समझा जा सकता है। देखते हैं अब चुनौतियां में क्या क्या है। तो चुनौती और सीमाएं में है कि महिला की अभी भी कमजोर स्थिति है, क्षेत्रीय विषमता अधिक है और अपर्याप्त रोजगार का ये रोजगार पर्याप्त नहीं हो पाया है, यानी कि अपर्याप्त रोजगार है, स्वरोजगार की कमी है, आर्थिक व्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की अधिकता है, धीमी आर्थिक विकास हुई है, गरीबी बेरोजगारी की समस्या है, दक्षता विकास की कमजोर गुणवत्ता है। इस प्रकार की चुनौतियों के समाधान के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार पर इस अवसर का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत एवं व्यवहारिक कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में तकनीकी शिक्षा, दक्षता, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। मध्यम वर्ग का बढ़ती आकांक्षाएं जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए सकारात्मक उम्मीद है। आवश्यकता इस दिशा में मजबूत इरादे की है ताकि हम बिहार के गौरवशाली इतिहास एवं गाथा को पुनः संयोजित कर विश्व को अवलोकित एवं प्रकाशित कर सकें। थैंक यू। खत्म हो गया एक चैप्टर। अब है निर्धनता। निर्धनता में क्या है? तो निर्धनता के बारे में सामान्य परिचय है, सर जी का है, संजय सर जी का नोट्स। एक सामाजिक आर्थिक दशा जिसमें समाज के एक भाग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। विश्व बैंक के अनुसार प्रतिदिन जो $2.15 से कम खर्च करने वाले व्यक्ति हैं उन्हीं को निर्धन कहा जाता है। नीति आयोग के बहुआयामी रिपोर्ट सूचकांक में यानी कि MPI के अनुसार 2022-23 में लगभग 11.28% आबादी गरीबी रेखा में गरीब है भारत की, और वैश्विक निर्धनता सूचकांक 2024 में सर्वाधिक गरीबों की संख्या में 234 मिलियन डॉलर भारत में है। निर्धनता के दो रूप हैं, एक होता है निरपेक्ष गरीबी जो कि बुनियादी आवश्यकताओं की पर आधारित होता है, एक होता है सापेक्ष गरीबी जो तुलनात्मक आवश्यकताओं पर, यानी कि ये गरीब और अमीर के तुलना के दृष्टि में वो गरीब होता है। एक है कि उसके पास बेसिक बुनियाद कुछ है ही नहीं बेसिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो हो जाएगा निरपेक्ष, और सापेक्ष किसी के तुलना में गरीब है। देखते हैं गरीबी मापन के तरीके क्या है। तो राष्ट्रीय आय को देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय देखेंगे। इस आधार पर पता चलेगा कि ये निर्धनता क्या है, कितना है या कितने लोग गरीब हैं। वर्तमान में इसी आधार पर मापन होता है। उदाहरण के लिए है कैलोरी आधार और तेंदुलकर समिति। भारत की में निर्धनता से संबंधित आयोग योजना आयोग है 1962 में। ये 20 रुपये प्रति माह ग्रामीण क्षेत्र में बताया था और 25 रुपये शहरी क्षेत्र में। फिर अलग समिति आया 1977 में। ये पोषक तत्व की आवश्यकता के आधार पर गरीबी का निर्धारण की बात किया था। उसके बाद लकड़वाला समिति आया है 89 में, और ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की गरीबी के बारे में बात किया है। ग्रामीण श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर और शहरी क्षेत्र को औद्योगिक श्रमिक उपभोग के सूचकांक पर। फिर योजना आयोग आया 1990 के दशक में। ये कैलोरी
ये बताया कितना कौन कितना कैलोरी ले रहा है। तो शहरी क्षेत्र के लिए था 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए है 2400 कैलोरी। योजना आयोग जुलाई 2013 में NSS के 68वीं रिपोर्ट यानी कि सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 पर आधारित है और इसके तहत ना अंतर्गत 21.9% लोग निर्धन थे और शहरी क्षेत्र में 33.33% है, ग्रामीण क्षेत्र में 27.2%, ऑल ओवर रहेगा तो 21.9। और सर्वाधिक गरीब यूपी में बताया था, सेकंड टॉपर था बिहार। फिर आया रंगराजन समिति 2014। रंगराजन समिति ने 47 रुपये बताया था प्रतिदिन खर्च करने वाले शहरी क्षेत्र में गरीब हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये या उससे कम। अब देखते हैं निर्धनता के कारण क्या होता है। तो इसका ये ऐतिहासिक कारण भी है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, भौगोलिक कारण है, व्यक्तिगत कारण और राजनीतिक कारण भी है। ऐतिहासिक में औपनिवेशिक शोषण हुआ था। सामाजिक में समाज में प्रचलित कुप्रथाएं जैसे कि जाति प्रथा, दहेज प्रथा, शिक्षा का अभाव आदि हो गया। आर्थिक कारण में ना कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन है, पूंजी का अभाव है, बढ़ती जनसंख्या है, बेरोजगारी और महंगाई है। भौगोलिक कारण में प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे कि बाढ़ और सूखा। बिहार का मेजर समस्या यही है। व्यक्तिगत कारण में है भागवादिता में विश्वास, मानसिक अभिवृत्ति, नशाखोरी और जुआ। राजनीतिक कारण में है सरकारी नीतियों और योजनाओं को दोषपूर्ण क्रियान्वयन और भ्रष्टाचार। अब देखते हैं गरीबी दुष्चक्र कैसे है। तो गरीबी दुष्चक्र में पहले निम्न बचत होगा, निम्न बचत से निम्न वो निवेश करेगा, निम्न निवेश करेगा तो निम्न आर्थिक वृद्धि होगी, फिर निम्न आर्थिक वृद्धि होगी तो फिर वो गरीब हो जाएगा। इसके बाद एक और आयाम है गरीबी दुष्चक्र के, तो इसमें है कि निम्न शिक्षा के स्तर और स्वास्थ्य उसका होगा तो निम्न मानव पूंजी बन पाएगा। शिक्षा ही नहीं मिलेगा तो निम्न मानव पूंजी बनेगा और निम्न उत्पादकता होगी तो फिर ये गरीबी दुष्चक्र में फंस जाएगा। अब देखते हैं गरीबी के निवारण के लिए उपाय क्या क्या किया जाएगा। तो जीडीपी में तीव्र वृद्धि होगी और जनसंख्या वृद्धि दर कम करनी होगी। रोजगार मुखी शिक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन करना होगा। असंगठित क्षेत्र हेतु न्यूनतम मजदूरी मानक लाना होगा। कर प्रणाली में वांछनीय सुधार करना होगा। राष्ट्रीय आय और संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता को समाप्त करना होगा। गरीबी उत्थान हेतु चल रहे कार्यक्रमों का पारदर्शी कार्यान्वयन करना होगा। समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना होगा। बचत और पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाना होगा। नवीन रोजगारों का सृजन करना होगा। कृषि क्षेत्र में सुधार करना होगा। लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करना होगा। इसके बाद देखते हैं निर्धनता उन्मूलन में सरकार की त्रिआयामी रणनीति क्या है। तो पहला है समृद्धि आधारित, दूसरा है गरीबी की न्यूनतम आवश्यकता और थर्ड है विभिन्न निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम जिससे गरीबों के आर्थिक सुधार के प्रयास किए जाते हैं। तो देखते हैं पहले समृद्धि आधारित में क्या करेंगे। जीडीपी तथा प्रति व्यक्ति आय में न तीव्र वृद्धि द्वारा निर्धनता उन्मूलन अधोगामी निष्पादन पर आधारित होता है। गरीबों के न्यूनतम आवश्यकताओं यथा तो ये हो जाएगा भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की पूर्ति पर बल देना। उसके बाद विभिन्न निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों द्वारा गरीबों की आर्थिक दशा में सुधार हेतु प्रयास। इसमें सब्सिडी देंगे, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा देंगे, रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। अब देखते हैं सार्वभौमिक बुनियादी आय। सभी नागरिकों को सरकार द्वारा बिना शर्त प्रति माह न्यूनतम राशि वित्तीय सहायता के रूप में खाते में जमा होते हैं ताकि अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर गरिमामय जीवन जी सके। अब देखते हैं निर्धनता उन्मूलन के लिए योजना। तो मनरेगा योजना है 2006 में आया था
6 में अधिनियम 2006 है, और ये 9 में ना इसका नरेगा से नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया है। और इसमें है क्या, तो 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी देता है। केंद्र सरकार का अंशदान होता है 90.10, यानी कि 10 राज्य सरकार देगी और 90 केंद्र सरकार देगी। न्यूनतम मजदूरी इसमें तय होता है 15 दिन। अगर रोजगार ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता दी जाती है। और क्या है, नहीं याद है। इसके बाद देखते हैं पहल योजना है 2013 में, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित है। एलपीजी गैस सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के खाते में पहुंचाने से संबंधित है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना है, 2014 में शुरू हुआ है। ये जनंकिकी अधिक्य को जनंकिकी लाभांश में परिवर्तित करना, यानी कि जनसंख्या विस्फोट को जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देना है, और रोजगार आधारित कौशल का विकास करने के लिए आया है। दीनदयाल उपाध्याय श्रमिक योजना है, ये भी 2014 में आया था, श्रम सुधार से संबंधित है। उसके बाद है दीनदयाल अंत्योदय शहरी आजीविका मिशन, ये 2015 में आया है। 2013 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसका पूर्व नाम है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की जगह शुरू हुआ है। दीनदयाल अंत्योदय आजीविका मिशन, ये 2015 में आया है। 2011 में शुरू हुए राष्ट्रीय रोजगार आजीविका मिशन है। 2011 में शुरू हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का परिवर्तित ये नाम है, दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण आजीविका मिशन। और ये शुरू कब हुआ था, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, तो 1999 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन योजना मिशन, पता नहीं, हमको इसके बारे में नहीं पता है। 2015 में ये भी शुरू हुआ है। अच्छा, रूरल प्लस अर्बन को मिला करके बनाया गया है, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया है। उसके बाद है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी 2015 में आया है। ये ना 2016 से लेकर के 20 तक 1 करोड़ युवाओं को, यानी कि यूथ को कौशल विकास प्रशिक्षण पीपीपी मॉडल पर कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रीय मिशन 2016 में गांवों और शहरों जैसे सुविधाओं का विकास करना है। कितना सारा योजना है। ग्रामोदय योजना का ग्रामोदय से भारत का उदय अभियान, ये 2016 में शुरू हुआ है। अंबेडकर जी का 125वीं जयंती पर इनका जन्म महू में हुआ है, एमपी में। और ग्राम पंचायत को सुदृढ़ करने के लिए लाया गया है, और गांवों में बदलाव से देश का बदलाव के अवधारणा पर यह आधारित है। पीएम उज्ज्वला योजना 2016 में, ये यूपी के बलिया में प्रारंभ किया गया था, और बीपीएल परिवारों को मुफ्त और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से है। सौभाग्य योजना 17 में आया है, ये भी बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन से है। प्रवासी कौशल विकास योजना 17 में है, प्रवासी भारतीय कामगारों को कौशल विकास प्रशिक्षण से संबंधित है। ग्राम स्वराज अभियान 2018 में शुरू हुआ है, और 2026 तक ना इसका क्रियान्वयन के लिए बढ़ा दिया गया है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 100% कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 में आया है, कोविड-19 महामारी की विषम परिस्थितियों में गरीबों के मदद के लिए, और कुल 1.7 लाख करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा की गई थी। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ये भी 2020 में आया है। इसका शुरुआत पीएम गरीब कल्याण योजना के घटक के रूप में शुरुआत की गई थी। यह अप्रैल से नवंबर तक कोविड-19 महामारी में, सब कोविड के टाइम के छोड़ देते हैं। उज्ज्वला 2.0 आ गया है, ये यूपी के महोबा से शुरू हुआ है। 1 करोड़ उपभोक्ताओं को जोड़ने का ये लक्ष्य रखा गया है। अब देखते हैं निर्धनता उन्मूलन के संदर्भ में भारत का हालिया उपलब्धि क्या है। तो वर्ल्ड बैंक का वर्किंग पेपर है, poverty has declined over the last decline, but not as much as previously thought.
थ्रो के अनुसार भारत के में अत्यधिक गरीबी की स्थिति में 2011 की तुलना में 2019 में कितना है 12.3% की कमी हुई है। तो 2011-12 में था 22.5% गरीबी भारत में, और 19 में ये घट करके कितना हो गया है 10.2%, यानी कि 12.3% की कमी आई है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। गरीबी खत्म हो गया है, बेरोजगारी